हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा सेशन होगा बिहार बजट 2022-23 को लेके होगा। बिहार बजट 2022-23 में हम उन चीजों पर फोकस करेंगे जो हमारे बीपीएससी प्रीलिम्स में महत्वपूर्ण होगा। बीपीएससी प्रीलिम्स के अगर आप सवालों को देखते हैं, प्रीवियस ईयर के सवालों को, तो बजट से सवाल हमेशा पूछा जाता है 4 से 5 सवाल। और कौन से टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के सवालों को देखा हो तो एक आइडिया होगा कि जितने भी बजट के समय जो चीजें अनाउंस होती हैं, बहुत सारे स्कीम हो गए या अलग अलग जो डिपार्टमेंटल एलोकेशन होता है, उनसे सवाल होता है हमारा बिहार बजट में। अगर हम बात करेंगे तो इस बार जो भी चीजें हुई है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने बिहार स्पेशल का जो मेरा कोर्स था उसमें हम लोगों ने बिहार बजट 2021-22 को किया था, लेकिन अब ये जो हमारा है 22-23 है, क्योंकि एक्चुअली जो एग्जाम का डेट बढ़ते बढ़ते जा रहा है तो दोबारा ये बजट पेश हो चुका है। तो 22-23 वाले बजट से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। 21-22 से भी एक खास सवाल हो सकता है, जो 22-23 से कंपेरिजन में पूछे तो अलग चीज है, लेकिन हमें 22-23 वाला बजट पे फोकस करना है। और अगर हम बात करेंगे तो हम उन चीजों को ही पढ़ेंगे जो हमारे प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। और इसके बाद जो बिहार बजट की अगर हम बात करेंगे और इकोनॉमिक्स जो सर्वे हमारा है बिहार का, उसका ही वीडियो आएगा। लेकिन इन दोनों जो आप देख सकते हैं टॉपिक है, इन दोनों से मेंस में भी सवाल आते हैं, तो मेंस वाले के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा, लेकिन अभी हमारा प्रीलिम्स का फोकस है। तो बिहार बजट 2022-23 को करने से पहले आप देख लीजिए कि हमारा 67th प्रीलिम्स के लिए जो टेस्ट सीरीज है, प्रहार टेस्ट सीरीज, ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। 2 टेस्ट ऑलरेडी पब्लिश किए जा चुके हैं। हर संडे को आपको टेस्ट मिलेगा। इसके बारे में मैं बार बार बताता हूं कि ये जो टेस्ट है बहुत ही एरर फ्री और जो बहुत ही क्वालिफाइड जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा प्रिपेयर किया गया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेगा सॉल्यूशन के साथ। तो ये टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ बिहार स्पेशल कोर्स, जिसमें बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका सारी चीजें, और बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट, सारी चीज मिलेंगे आपको उसमें, पीडीएफ, ये सारी चीजें, तो वो कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज हमारे पास ऑलरेडी 2 टेस्ट सीरीज हैं, तीनों को कॉम्बो में आप परचेज कर सकते हैं। ये सारे बीपीएससी प्लेटफॉर्म ऐप पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, चलिए ये तो हमारी हो गई बात। अब हम स्टार्ट करेंगे बिहार बजट। तो बिहार बजट स्टार्ट करने से पहले जानेंगे बजट क्या है। ये बजट के बारे में मैं जितनी भी वीडियोस में बजट के बारे में आपको पढ़ाया हूं, आपको ध्यान होना चाहिए, जितने भी मैंने आपको बजट के बारे में पढ़ाया हूं, तो सब में मैं सबसे पहला यही चीज बताता हूं, चाहे यूनियन बजट हो या बिहार बजट हो, ये जानना जरूरी है। ओके, ये जानना जरूरी है। अब इसमें कह रहा है कि बजट क्या है, तो बजट आपका अगर आप मोटा मोटी समझिए तो एक वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर जो हमारा स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से होता है और 31 मार्च तक चलता है, मीन्स अगला 31 मार्च तक। तो इन एक साल के अंदर सरकार क्या खर्चा करेगी, सर बात को, सरकार का क्या आय होगा और सरकार का क्या खर्चा होगा, वो कहलाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दैट मीन्स कि बजट शब्द का उल्लेख तो पहले बात की हमारे संविधान में है ही नहीं, ठीक है। ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसी को बजट बोलते हैं। तो पहले थोड़ा सा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जो आपके संवैधानिक जो आपके इसके उपवन जो मीन्स दिए गए हैं, उनको बारे में आपको आर्टिकल्स के बारे में जानना चाहिए। तो ये हमारा पॉलिटी वाला सेक्शन कवर होगा। तो आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करता है, किसके लिए, तो यूनियन के लिए। और उसी में अगर हम देखेंगे तो स्टेट के लिए है जो आर्टिकल 202। ये जो मैं कुछ आर्टिकल्स दे रहा हूं, सारे आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये बजट की बात करता है कि हर साल फाइनेंशियल ईयर में सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगा जितना भी एक साल के अंदर एस्टिमेटेड रिसिप्ट है, मींस कि हमारा कितना पैसा आने वाला है और कितना पैसा हम लोग खर्चा करेंगे, उसका पूरा जो स्टेटमेंट होता है वही बजट कहलाता है। समझ बात को। तो ये हमारा हो गया। और जनरली जो यूनियन बजट था वो 1 फरवरी को पेश होता है, और जो स्टेट वाला हमारा बिहार का बजट है वो 28 फरवरी को पेश होता है। इस बात मतलब लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। फिर बात को, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी में हमारा जो क्या होता है वो 1 फरवरी को, वो हमारा हो जाता है आपका यूनियन बजट। समझ बात को। अब हमारा यहाँ पे जो आर्टिकल 113 है, डिमांड फॉर ग्रांट। डिमांड फॉर ग्रांट में 2 चीजें होते हैं, वोटेड होते हैं, चार्ज एक्सपेंडिचर अलग अलग होते हैं, वो चीज आपको जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक मोटा मोटी बता दूं कि आर्टिकल 113 में कहता है कि डिमांड फॉर ग्रांट मीन्स जो भी ग्रांट, जो भी आप डिमांड कर रहे हैं, जो भी ग्रांट कर रहे हैं, उसका डिमांड वहां पे होता है। मीन्स की हर एक विभाग का एक अपना अपना होता है ना, कि इतना पैसा उनको चाहिए, इतना पैसा उनको चाहिए, तो वो डिमांड फॉर ग्रांट आर्टिकल 113 के तहत है। और उसमें एक चार्ज होता है और एक वोटेड होता है। चार्ज होता है कि जिसपे कोई वोटिंग नहीं होगा उस पे बहस करिए, मीन जैसे कि
चार्ज एक्सपेंडिचर में पेमेंट आते हैं, गवर्नर का पेमेंट हो गया, राष्ट्रपति का पेमेंट हो गया, सीएजी का पेमेंट हो गया, बहुत सारे ऐसी चीज है। अब एक बात बताइए, जब भी आपको सीधा सीधा मेंशन हमारे संविधान के अंदर है कि अगर पैसा आपको निकालना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, भारत की संचित निधि से आपको पैसा निकालना है, तो उसके लिए अप्रोप्रिएशन एक्ट, अप्रोप्रिएशन बिल रखना पड़ेगा, पास होगा, एक्ट बनेगा, तभी पैसा निकाल सकते हैं। ओके, तो बजट भी सब उसी का पार्ट है। अब हमें पेमेंट देना है राष्ट्रपति को, ठीक है। अब उसके लिए हम लोगों ने पेश किया पैसा के लिए, जैसे जो भी चीजें बजट के अंदर ही होता है पेश। अब हम लोगों ने सदन के समक्ष रखा। अब सदन के समक्ष रखा गया तो उस पे वोटिंग अगर हो जाएगा, तो वोटिंग में तो वो कैंसिल भी हो सकता है ना, उसमें कटौती भी हो सकता है ना। तो चार्ज जो होते हैं, चार्ज उसको भारित व्यय बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर, उस पर वोटिंग नहीं होता है, इस बात ध्यान रखिएगा। उस पर केवल बहस हो सकती है ना, उसमें कटौती भी नहीं होगा, ठीक है। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स में जो चार्ज के अलावा जितने भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं उस पे वोटिंग होगा, कट छाट होगा। अब इसके बाद ये आर्टिकल 114 के तहत जाएगा एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल अगर बन गया मींस कि विनियोग बिल बन गया, मींस कि पैसा निकालने वाला ये बन चुका है, ठीक है। अभी पैसा निकालेगा सीधे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। अब आर्टिकल 14 के तहत अगर वो चला गया, तो अब यहाँ पर कोई कटौती नहीं हुआ। यहाँ पर आप लोगों ने सीधे यहाँ से जो हल्ला वल्ला जो भी करना था, बहस वहस सब करके आप लोगों ने भेज दिया अप्रोप्रिएशन बिल को यहाँ पे, तो देन यहाँ पे किसी तरह का कटौती नहीं होगा। आर्टिकल 114 ऐसा मेंशन करता है, और ये स्टेट के लिए आर्टिकल 204, ये ध्यान रखिएगा, सब चीज सेम चीज है, ठीक है। और आर्टिकल 116 है वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट जो है भाई, ये क्या है कि जैसे बजट क्या है ना, आप तो बजट बहुत जल्दी बन जाता है। अब बजट जब पेश होता है आपका, देखिए जैसे कि 28 फरवरी को पेश हुआ हमारा। अब ये बजट पेश होता है तुरंत सब कुछ तो लागू नहीं हो जाएगा ना, तुरंत सब कुछ तो मतलब कहने का मतलब पैसा रिलीज तो नहीं होगा ना, उस पर चलेगा बहस बहस, प्रोसेस है ना। देखिए बजट बनने का प्रोसेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 प्रोसेस है बजट बनने का। मैंने पूरा इकोनॉमिक्स पूरा पॉलिटी मैंने आपको बताया इस चीज के बारे में। तो उतने दिन तक के जो मिनिमम पैसा मतलब कहने का मतलब कि यूज करने के लिए, उतनी जब तक बजट पूरा बन के तैयार होगा, जब तक पूरा बजट का सब कुछ इंप्लीमेंट होने के तक रहेगा, तब तक खर्चा चलाने के लिए वोट ऑन अकाउंट होता है। तो आर्टिकल 116 के तहत ये सारे आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। मैंने इसके ऊपर डिस्कस किया अच्छे तरीके से, बजट वाला पूरा वीडियो मैंने पढ़ाया, उसको देख लीजिएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको मैंने यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया कि बजट होता क्या। अब बजट जो पेश करने का, देखिए बजट बनने का 6 प्रोसेस है। कैसे है कि बजट को फाइनेंस मिनिस्टर के स्पीच के साथ पेश किया जाता है, जैसे कि 28 फरवरी को पेश हुआ। उसके बाद बजट के ऊपर डिस्कशन होगा, डिस्कशन होने के बाद बजट को जो संसद है उसको कहने का मतलब कि स्थगित किया जाता है। फिर उसके बाद वोट ऑन डिमांड होता है, जैसे कि लोकसभा में वोट ऑन डिमांड हुआ, हमारे यहाँ जैसे कि राज्य के अंदर विधानसभा में होगा, ठीक है। उसके बाद जो कटते छोटाते जो कटना छटना रहता है, उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल पास होगा, तब जाके फाइनेंशियल बिल पास होगा, फाइनेंशियल बिल, उसके बाद हमारा ये बजट पूरे रूप से इंप्लीमेंट होता है। तो ये प्रोसेस है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से प्रोसेस है ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो हमें जानना है, जो मैं हमेशा पढ़ाता हूँ आपको, कि बजट और अकाउंट का एक स्ट्रक्चर होता है। सरकार की खाते जो होते हैं, गवर्नमेंट अकाउंट होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है। सिंपल शब्दों में समझेंगे हम। यह है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि, आर्टिकल 266 का 1। और उसी के बाद है हमारा आर्टिकल 266 का 2, जिसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, लोक लेखा। लोक लेखा, ये पब्लिक अकाउंट क्या होता है? इसमें हमारे पैसे नहीं होते हैं, सॉरी इसमें सरकार के पैसे नहीं होते हैं, इसमें पैसे होते हैं जनता के। जनता के पैसे को सरकार एक तरह से कस्टोडियन के रूप में रखती है। सरकार उसको एक तरह से बस मतलब कहने का मतलब कि रखती है। जैसे कि पेंशन, जो आपका जैसे अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होंगे तो आपका एनपीएस कटता है, उसके पहले जीपीएफ कटता था। तो ये सारे पैसे जैसे कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, ठीक है, ये सारे रेमिटेंस हैं, ये सारे जो पैसे होते हैं कहीं ना कहीं तो जमा हो रहा है ना, तो ये आपके पैसे है ना, सरकार के पैसे थोड़ी है। तो ये होते हैं पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, अब यहां पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266 का 1 है। कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया अलग चीज है, एक तरह का ऐसा होता है कि हमें जब जब पैसा की जरूरत पड़ेगा, कोई ऐसा स्थिति आ जाए, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, मतलब कहने का मतलब कोई डिजास्टर आ जाए, तो पैसा की जरूरत अगर हमें पड़ेगा तो हम उसके लिए, ऐसा तो नहीं है भाई हम आज ही जरूरत है मुझे पैसा का, या कल ही पैसा की जरूरत है सरकार को उस काम के लिए, तो ऐसा तो नहीं है सरकार अब जाएगी सदन में पेश करेगी, मतलब अप्रोप्रिएशन बिल करेगी, फिर एक्ट बनेगा, बहस होगा। तो
टाइम लग जाएगा ना, तो उसके लिए कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया बनाया गया है, जिसको बोलते हैं आकस्मिक निधि। नाम ही आकस्मिक निधि कि अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर के लिए उसका एक लिमिट होता है, जैसे 500 करोड़ का है, ठीक है, तो उसके अंदर जो जरूरत पड़ेगा पैसा का, तो निकाल के इस्तेमाल कर लेंगे, फिर बाद में फिर पैसा को उसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो ये होता है अलग चीज। अब सरकार की दो तरह के खाते होते हैं, एक रेवेन्यू अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट होता है, राजस्व खाता, और एक होता है आपका पूंजीगत खाता। ये मैं कितना बार बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर आपको सरल शब्दों में समझाता हूं। रेवेन्यू के अंदर दो चीजें होते हैं, राजस्व के अंदर दो चीज होते हैं, एक होता है आपके रिसीट और एक होता है आपकी एक्सपेंडिचर। रिसीट में तो आय, तो राजस्व आय क्या कहलाएगा? जो भी पैसा टैक्स से आ जाए, नॉन टैक्स रेवेन्यू से आ जाए, मतलब जो पैसा एकदम फिक्स है, रेकरिंग में, मीन्स रेकरिंग, देखिए जब भी रेकरिंग हो, रेकरिंग मीन्स समझ रहे हैं बात को, कि जैसे कि आपने घर, आपके पास घर है तो आपके रेंट लगा दिए आपने, तो आपको रेंट हमेशा आ रहा है ना, एक तरह का ये आपका रेवेन्यू रिसीट है। क्या है? एक तरह का रेवेन्यू रिसीट। आपको सैलरी आ रहा है, हर महीना आएगा ना, ये एक तरह का रेवेन्यू रिसीट है। क्या है? एक तरह का राजस्व की प्राप्ति, जो मतलब रेकरिंग, जो हमेशा आते रहे डेली। आप ऐसे में तो आप ये एक तरह से आम भाषा में याद रखिए ना, कि डेली इनकम जो आ रहा है ना, एकदम फिक्स है, डेली इनकम होना है तो होना है, वो रेवेन्यू रिसीट हो गया। ओके, अब एक होता है कैपिटल रिसीट, पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति क्या होता है भाई? आप तो देखिए, तो पूंजीगत प्राप्ति की बात करेंगे तो अगर मान लेते हैं कि मेरा कोई जमीन था, मैंने उसको बेच दिया, मेरा कोई जमीन था, मैंने उसको बेच दिया, तो मुझे जो पैसा प्राप्त हुआ वो क्या हुआ? पूंजीगत प्राप्ति हुआ। क्या हुआ? पूंजीगत प्राप्ति हुआ। जब कोई आपका एसेट आपका चला जाए, ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति हुआ। ओके, मान लेते हैं कि आप 100 रुपए कमा रहे हैं, आपके 100 रुपए सैलरी है और आप 120 रुपए खर्चा कर दे रहे हैं। 20 रुपया कहां से लाइएगा? तो ये 20 रुपए के लिए आपने उधार लिया, तो उधार भी क्या आ गया आपका? पूंजीगत प्राप्ति हो गया। पूंजीगत प्राप्ति हो गया। तो बोरोविंग्स हो गए, अदर लायबिलिटीज जो होंगे आपके, ओके, ये सारे आपके होते हैं कैपिटल रिसीट होते हैं। क्या होते हैं? कैपिटल रिसीट होते हैं। यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां तक आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। ओके, अरे भाई आप लोन अगर किसी से लेते हैं तो लोन तो बाद में रीपे करना होगा, लोन तो आपको बाद में रीपे भी करना होगा। तो जब आपका डेट क्रिएट हो, डेट मींस की कर्ज एक तरह से क्रिएट हो, तो ये सारे आपके कैपिटल रिसीट के अंदर आते हैं। समझने बात को? कोई भी एसेट का सेलिंग कर दिए, कोई भी हमारा कंपनी है उसको डिसइन्वेस्ट कर दिए, तो इस तरह की जो सरकार की आय हो जाएगी वो कहलाएगी कैपिटल रिसीट। ओके, थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा, इकोनॉमिक्स का सारा टर्म है, लेकिन आप अगर अच्छे तरीके से समझेंगे, अपने नॉर्मल डेली लाइफ में इस चीज को इंप्लीमेंट करके समझेंगे तो अच्छा होगा। फिर कोई भी अगर सवाल आएगा बजट से सवाल, तो आराम से बना सकते हैं। ओके, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब खर्चे की बात करते हैं। ये तो हमने आय की बात किया, खर्चे भी दो तरह के होंगे, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर हम एक आम भाषा में बात करेंगे तो समझेंगे डेली का जो खर्चा हुआ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। मीन्स कि वो खर्चे होने हैं तो होने हैं। हम अगर 100 रुपए कमा रहे हैं और हमें शिक्षा पे इतना खर्चा करना है, इतना खर्चा करना, तो ये सारे जो खर्चे हैं आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वैसे एक्सपेंडिचर जो किसी भी एसेट का निर्माण नहीं करे, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एसेट क्या होगा? मींस अगर आप ये खर्चा कर रहे हैं तो किसी तरह का कोई आप संपत्ति का निर्माण नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए। ओके, अब हमारा एक चीज और, आपने लोन लिया, अब लोन आपने लिया तो कोई इंटरेस्ट आपको लगा था कि 10% इंटरेस्ट देते जाना आपको हर साल, ठीक है, तो अब 10% जो इंटरेस्ट चुकता कर रहे हैं भैया, ये भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया ना। अब भाई आप इंटरेस्ट दे रहे हैं ना, तो कोई एसेट का निर्माण थोड़ी कर रहे हैं, अब तो भाई जो कर्जा लिए तो उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ब्याज का जो भुगतान होता है ये भी एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और ये सवाल बीपीएससी ने पूछा था, ये सवाल बीपीएससी ने पूछा है, इस बात को ध्यान रखिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे किया कवर। ओके, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार की वैसे खर्चे जहां पे कोई एसेट का निर्माण हो जाए। चलो सरकार ने कोई बिल्डिंग बना दिया,
ठीक है, सरकार ने कोई बिल्डिंग बना दिया तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, सरकार ने कहीं ना कहीं एक एसेट का निर्माण तो किया ना, हाँ, तो बोलेगा हाँ ये इसने सरकार ने एसेट का निर्माण करवाया, तो इस तरह के खर्चे आपके हो जाते हैं कौन सा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सरकार के एसेट का निर्माण हो तो वो कहलाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। सरकार कोई फैक्ट्री बना दे, सरकार कोई पुल बना दिया, ठीक है, किसी तरह का स्टैब्लिशमेंट सरकार ने किया, किसी तरह के सरकार ने, तो ये सारे कहलाते हैं आपके पूंजीगत खर्चे, पूंजीगत खर्चे करते हैं। ओके, उसके अंदर बहुत सारी चीज आते हैं, आप उसको देख लीजिएगा। ओके, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा कि पूंजीगत खर्चे कौन होते हैं, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन है। यही दो चीज होता है, ये चार चीजें हमें जानना चाहिए हमेशा हमेशा। ओके, और मैं आपको चीजें बताऊंगा। अब हम बजट के बारे में थोड़ा समझते हैं कि बजट को 28 फरवरी के द्वारा पेश किया गया। तारा किशोर प्रसाद फाइनेंस मिनिस्टर जो बिहार के हैं। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ध्यान, पिछला बजट भी इन्होंने ही पेश किया था। हम बजट के अंदर पढ़ेंगे क्या, बजटरी एस्टीमेट की, बजट के अंदर क्या क्या एस्टिमेशंस दिए हैं, क्या क्या आकलन दिए गए हैं, कौन कौन से बजट के अंदर अनुमानित व्यय है, अनुमानित खर्च, अनुमानित प्राप्तियां हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। मीन्स की पूरा के पूरा डाटा को समझेंगे। हालांकि डाटा को याद कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम बार बार रिवीजन करते हैं। बहुत सारे देखेंगे आप, बहुत सारे लोग बोलते हैं चलो ये सारा डाटा आप एक बार में याद कर लो, ऐसे एक बार में याद नहीं होता, कभी भी कोई भी हो नहीं याद होगा, क्योंकि सारे अमाउंट्स होते हैं। लेकिन हम बार बार रिवीजन करेंगे और एक सिलेक्टेड स्टडी करेंगे तो सारे डाटा हमें याद हो सकता है। 6 फॉर्मूला फॉर स्टेट डेवलपमेंट, जो बजट जब पेश किया गया तो इसमें 6 सूत्र, राज्य के विकास के लिए 6 सूत्र की बात की गई, इस बारे का नया है। तो इस 6 सूत्र का तो पहले नाम याद होना चाहिए, क्योंकि सवाल तो 100% आएगा भैया कि इनमें से कौन 6 सूत्र में नहीं शामिल है। 4 आपके ऑप्शंस में रहेंगे, या चारों हो सकता रहेंगे ऑप्शन में, तो 5वां ऑप्शन आपको मानना पड़ेगा, या 3 आपके रहेंगे, चौथा चुनना होगा। तो कहने का मतलब कि आपका इसमें यह है कि 6 सूत्र आपके रिमेंबर्स होने चाहिए एनी हाउ। उसके बाद 7 निश्चय 2.0 मीन्स की जो 7 निश्चय योजना जो था 2015 में लॉन्च किया गया था 1, उसके बाद 7 निश्चय 2 की बात की गई इस पिछले बजट में। तो 7 निश्चय 2 में क्या कौन से एलोकेशंस दिए गए उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 के सारे पॉइंट्स को जान चुके हैं। ओके, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिपार्टमेंटल बजटरी प्रोविजंस की, विभाग बर मतलब विभाग के बात करेंगे कि हर एक विभाग को कितना कितना पैसा दिया गया है और कौन सा हमें याद करना है। समझ रहे बात को, ये हमारा हुआ। तो अब हम बात करेंगे बिहार बजट की, बात करेंगे बिहार बजट के साइज की बात करेंगे सबसे पहला। अब मैं एक चीज बता दूं, जो हम लोग बजट लाते हैं ना, जो हम लोग खर्चा करते हैं ना, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जो खर्चा करने वाले हैं वही कहलाता है बजट, उसी के अमाउंट को बजट बोलेंगे। तो 2,37,691 करोड़ रुपया, ये मैंने क्या बोला, 2,37,691 करोड़ रुपया इस बार का बजट एक्सपेंडिचर, मतलब बजट की जो साइज है इस बार का इतना है। पिछला बार का अगर हम बात करेंगे तो पिछले बार के बजट से 19,388 करोड़ रुपया ज्यादा है। तो ये 8.8% मोर देन द प्रीवियस बजट। इस बात को ध्यान रखना, इस बार का बजट एक्सपेंडिचर है, मींस जो हमारा बजट का साइज है। जो आय होता है ना उसको तो मानते ही प्राप्त, लेकिन उसको बजट नहीं बोलते। बजट किसको बोलेंगे ना, जो मेनली रूप से हम जो खर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अब आय आएगा तभी तो खर्चा करेंगे ना। अब देखिए सेकंड में हमारा, अब देखिए ये भी खर्चा दो तरह का होगा, रेवेन्यू कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग कर रहे हैं 1,91,956 करोड़ रुपए, और कैपिटल में खर्चा कर रहे हैं 45,734 करोड़ रुपए। मींस की पूंजीगत खर्चे हैं और ये राजस्व खर्चे, हिंदी वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं। अब देख राजस्व और पूंजीगत पे कि ग्राफ आप देख सकते हैं बना हुआ है, ग्राफ को देख सकते हैं कि ये जो ब्लू वाला लाइन देख रहे हैं ये आपका पिछला बार देखिए 17, 70, 21, 71, ये हम लोग इतना खर्चा किया था, राजस्व व्यय था हमारा, लेकिन इस बार राजस्व व्यय हम लोग का कुछ ज्यादा ही है ना। तो पिछले साल से ज्यादा हम लोग खर्चा कर रहे हैं अपने राजस्व के ऊपर। ओके, तो ज्यादा इस बार का बजट का साइज भी है। ओके, अब देखिए पिछला साल हम लोग पूंजीगत की हम लोग जो खर्चा कर रहे थे 41,231 और 45,735 इस बार का। तो ये दोनों डाटा तो आपको याद रखना ही रखना है एनी हाउ, कैसे भी करके। तो पिछले बार से 4503 करोड़ ज्यादा है और पिछले बार से यहाँ पे आपको 14,855
1685 करोड़ जाता है। ओके, इस बात ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ समझ रहे हैं कि राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, पिछला वर्ष से क्या ज्यादा नहीं ज्यादा है। अभी हम और भी आगे डाटा की ओर बात करेंगे। अभी यहां जो देख रहे हैं ये हमारा है कि जो बजट आप लोगों ने पेश कर दिया, अगर हम बोल देंगे आपको कि चलो हम अगले साल 10 लाख खर्चा करने वाले हैं, तो मेरे पास पैसा भी तो आना चाहिए ना। 10 लाख कैसे खर्चा कर देंगे? किसी से कर्जा लेके खर्चा कर देंगे? नहीं ना। तो सरकार बताती है कि हमको जितना पैसा जो आएगा, कहां कहां से आएगा, मैं आपको बताता हूं। अब सदन के समक्ष बोलता है और भी बोलता है कि हम ये पैसा को कहां कहां खर्च करेंगे। समझ रहे बात को? तो जो इस बार की सरकार की, जो बिहार सरकार की जो रिसीट है, जो अनुमान है एक तरह से, वो है 2,37,891 करोड़ रुपया। देखिए खर्चा कितना कर रहा है? 691, और आ रहा है कितना? 891। 200 रुपया कहीं ना कहीं एक तरह से रखा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं इससे, इस चीज को ऐसा मैं समझिए कि दोनों एक ही अमाउंट है, ठीक है, कभी कभी एक ही होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग है। तो अब देखिए जो प्राप्ति हो रही है, तो रुपया सरकार का कहां कहां से आता है, ये तो आपको पता होगा। सबसे ज्यादा जो बिहार सरकार को पैसा मिलता है वो कहीं ना कहीं केंद्र से मिलता है। देखिए केंद्रीय करों में राज्य का अंश, केंद्रीय करों में राज्य का अंश है 38.33%। भाई जो पूरा ये जो बजट आप देख रहे हैं ना, इसका 33% है जो हमको कहां से मिलेगा? जो सेंटर के द्वारा जो टैक्स कलेक्ट होता है उसमें जो हिस्सा मिलता है बिहार अलग अलग राज्यों को, उसमें से उसका मतलब कहने का मतलब कि पूरे हमारे बजट का 38% हिस्सा है जो केंद्रीय करों में राज्य का, स्टेट शेयर इन द सेंट्रल टैक्सेस। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद केंद्र द्वारा सहायता अनुदान, जो ग्रांट इन एड्स जो सरकार देती है, मींस की केंद्र सरकार जो राज्यों को देती है ग्रांट इन एड, वहां से 24.38%। भाई देख लो ना, 62% या 63% तो हम लोग केंद्र से मिल रहा है। अगर केंद्र पैसा देना बंद कर देगा तो हमारा बजट ही नहीं बन पाएगा। ओके, हमारा बजट ही नहीं बन पाएगा। ओके, उसके बाद राज्य सरकार का अपना 17.40% राज्य सरकार का अपना टैक्स वसूल करती है। मीन्स कहने का मतलब कि इसका इस पूरे अमाउंट का 17.40%। ओके, और यहां पर देख सकते हैं नीचे अमाउंट्स भी है। मैंने यहाँ पे अलग से ग्राफ रखा है आपके लिए। ये तो ग्राफ आपका बजट से है, लेकिन मैंने इसको ग्राफ को बनाया। देखिए यहां पे देख सकते हैं कि स्टेट शेयर इन द सेंट्रल टैक्स 91,000 जो करोड़ रुपया है ना भाई, ये हम लोग तो भाई हमको सरकार देगी टैक्स के रूप में, केंद्र सरकार, तभी हम बजट बना पाएंगे। और उसके बाद ये जो आप देख सकते हैं केंद्र सरकार का जो मतलब जो ग्रांट इन एड है, वो देखिए लाल वाला 58,000। तो 9, 5, 14, 1,40,000 तो हम लोगों को यहीं से मिल गया। हमारा पूरा बजट का शायद 2,37,000। तो हम बाकी जो है हम लोग का अपना कुछ इनकम है टैक्स से, और कुछ हम लोग का पूंजीगत प्राप्ति है। ओके, उसके बाद लोक ऋण, जो सरकार के जो कर्ज सरकार ले अलग जगह से, ऋणों की वसूली सरकार ने जिसको पैसा दिया उससे वसूलेगा। ओके, और कुछ राज्य के कर भी न, जो मतलब टैक्स के अलावा जैसे कि अलग अलग जो पैसे इनकम होते हैं राज्य सरकार के, वो है 2.58%। तो सबसे ज्यादा कहां से मिल रहा है ये ध्यान में रखना। हर साल ये होता है, हर साल सबसे ज्यादा केंद्र के राज्य का अंश होता है हमारा, फिर सहायता अनुदान होता है। ये अमाउंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा। अब देखिए पैसा जो प्राप्त हुआ है, तो उसमें केवल ऐसा तो नहीं है ना कि केवल रेवेन्यू रिसीट है, हम टैक्स से पैसा प्राप्त किए, टैक्स के अलावा भी तो अलग जगह से पैसा प्राप्त हम लोगों ने किया है ना, कैपिटल रिसीट जैसे कि। तो रेवेन्यू रिसीट हम इस 2,37,000 को बाइफरकेट करेंगे तो 1,96,704 करोड़ रुपया जो है हम लोग का इस बार का रेवेन्यू रिसीट है। और कैपिटल रिसीट 411.87 हमारा इस बार का कैपिटल रिसीट है। मतलब वही जो हम लोगों ने अभी बात किया, ये तो हमारा खर्चा है, ठीक है। अभी आगे हम बात करेंगे। 83% हमारा रेवेन्यू रिसीट है और 17% हमारा कैपिटल रिसीट है। ये कैपिटल रिसीट ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये ज्यादा रहेगा मतलब उस स्टेट का फाइनेंस अच्छा नहीं है, मीन्स की वो कर्जा लेके ही काम चला रही है तो नहीं ना। तो 83% हमारा ये मतलब कहने का मतलब रेवेन्यू रिसीट है। कोई दिक्कत नहीं हो, समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कुछ डाटा जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे, और मैंने स्क्रीन पे जो मैंने अंडरलाइन किया वो तो याद होना ही चाहिए। कुछ डाटा तो आपको याद होना चाहिए। 2 बार वीडियो को देखिए, पीडीएफ को देखिए, लेकिन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन बहुत कुछ सीख पाएंगे आप। उसके बाद पैसा खर्चा कहां करेंगे, ये सबसे ज्यादा मेन चीज है। ये सबसे ज्यादा जो पैसा सरकार
बिहार सरकार खर्चा करती है हर साल, वो करती है सामाजिक सेवाओं पे। अब मतलब सामाजिक सेवा के अंदर बहुत कुछ आता है, शिक्षा भी आता है, बहुत कुछ आता है, ओके, और अलग चीजें। अब सामाजिक सेवा में सरकार खर्चा करती है अपना जितना भी है सरकार का 40%। मतलब इस बार का जो बजट का जो साइज है 2,37,691, अब देख पा रहे होंगे 2,37,691 जो देख रहे हैं आप यहाँ पर देखिए, बजट का जो खर्चा आपका है 2,37,691, उसका 40% सरकार खर्चा कर देगी कहाँ पे, सामाजिक सेवा, मीन्स 95,000 करोड़ खत्म हो गया। उसके बाद कुछ जनरल सेवाएं हैं, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स सर्विसेज हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, सबसे ज्यादा सरकार कहाँ खर्चा करती है, सामाजिक सेवा पर। दूसरा नंबर पर कौन आ जाएगा हमारा, जनरल मीन्स सामान्य सेवा पर। और तीसरा नंबर पर कौन हमारा आ जाएगा, इकोनॉमिक सर्विस पे। कंप्लीट हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले तो आपको ये परसेंटेज याद रखना है, अमाउंट तो आप खुद से निकाल सकते हैं ना। अगर ये केवल अगर बजट याद है, देखिए रटने का नहीं है, ये बजट तो आपको याद होना ही चाहिए कि हमारा बजट का साइज कितना है। अब इसका 40% तो निकालने में हमारा कुछ समय तो नहीं लगता। 23 कितना होता है, 92, 95 हमारा ऑप्शन, वैसे ही मार देंगे अनुसार। तो इस तरह से आपको याद होता है, ठीक है, केवल सारा डाटा को रटना नहीं है, ओके। उसके बाद जैसे कि मैंने दो तरह के हमने आय बताया कि रेवेन्यू रिसीट क्या है, कैपिटल रिसीट क्या है। अब दो तरह के खर्चे भी तो जानेंगे ना। तो हम लोग रेवेन्यू के ऊपर जो खर्चा कर रहे हैं, राजस्व खर्चे जो कर रहे हैं 80% कर रहे हैं, और कैपिटल जो खर्चे कर रहे हैं हम लोग 19.24% खर्चे कर रहे हैं, ओके। दो चीजें। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना ज्यादा करेंगे मतलब उतना ज्यादा हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रहे हैं, उतना ज्यादा हम लोग कहीं ना कहीं निर्माण कर रहे हैं अपने एसेट का। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, दिन प्रतिदिन का खर्चा है, फिक्स खर्चे हैं सारे। मैंने कहा दिन प्रतिदिन ये आपका जो सैलरी हमेशा आता है, आप ईएमआई हमेशा भर रहे हैं, तो आपके रेवेन्यू रिसीट हो गया, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन आप अपने घर का कोई जमीन बेच देंगे तो आपका कैपिटल रिसीट हो गया, या आप कोई बिल्डिंग बना दें तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, बात खत्म, ओके। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आप देख सकते हैं डाटा जो आपको याद होने चाहिए। उसके बाद वही चीज को मैंने यहाँ पे रिलेटेड रूप से आपका पूरा बजट से मैंने इस पीडीएफ को लिया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि रेवेन्यू रिसीट आपका इतना है 1,96,704 है, और पिछला साल के बजट में देखिए 1,86,000 था। देख रहे हैं, ये तो रिवाइज एस्टिमेट होता है ना, जब ये बजट पेश होता है ना तो एक हम लोग बताते हैं कि इतना खर्चा करेंगे, इतना हम पैसा आएगा, लेकिन फिर बाद में धीमा धीमा आगे घटता बढ़ता, तो रिवाइज एस्टिमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवाइज एस्टिमेट बोलते हैं। तो रिवाइज एस्टिमेट अलग है, लेकिन हमारा जो बजट का प्रावधान था 1,86,267 करोड़ था पिछले साल के बजट में राजस्व प्राप्ति, और इस बार का 1,86,000। देख रहे हैं बढ़ गया कि नहीं, बढ़ गया। उसी तरह से देखिए तो इसी को 82% को अलग अलग हिस्सों में हम लोगों ने बांटा है कि सेंटर से हम लोग 38% लेते हैं, ठीक है। तो अभी जो मैंने ग्राफ में देखा वही चीज है, ठीक है, वही अमाउंट आप देख सकते हैं, सेम चीज। अब इसमें है देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज, कैपिटल पूंजीगत प्राप्ति कितना हमारा है, 70% है बजट का, और वो है 4,1187.43, ठीक है। पूंजीगत प्राप्ति है, ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति है, खर्चे नहीं, पूंजीगत प्राप्ति है, ओके। तो राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व खर्चे और पूंजीगत खर्चे, ये चार डाटा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये चार डाटा आपको याद होना चाहिए, चाहे परसेंट में याद रखिए, चाहे तो अमाउंट में याद रखिए, दोनों में याद रखिएगा, एक में याद रखिएगा, दोनों याद हो जाएगा, ठीक है। राजस्व खर्चे, राजस्व प्राप्ति, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये इतना आपको याद होना चाहिए, इसके अलावा नहीं। पूरा हमारा पैसा कितना आ रहा है, 2,37,891 करोड़ रुपया। पिछला साल कितना हमारा आया था, 2,18,502। तो पिछला साल का बजट कितना था, 2,18,503 करोड़, ठीक है, अप्रोक्स में। और इस बार कितना, 2,37,000। तो कितना हमारा बजट बढ़ गया है, आप देख सकते हैं 8% से हमारा बजट पिछले साल के बजट से बढ़ा है, ओके। चलिए अब हम देखेंगे जो बजट में विभिन्न तरह के आपके जो डिफिसिट्स होते हैं या सरप्लस होते हैं, मींस घाटा या अधिशेष। अब हम घाटा क्या होता है इस बात को समझने के पहले अगर आप देखिए बजट डॉक्यूमेंट को देखते हैं तो वहां पे आपको नीचे में जब पूरा लिखा रहता है फिस्कल डिफिसिट, रेवेन्यू सरप्लस, प्राइमरी डिफिसिट्स, तो ये आपको जो डाटा है आपको ये सारे टर्म्स देखने को मिलेंगे। तो इस टर्म को पहले समझेंगे कि भैया राजकोषीय घाटा होता क्या है। अब देखिए पहले घाटा समझेंगे। अगर आपकी सैलरी है, अब मैं आपको लिख दूं यहाँ पे 100 रुपीज, ठीक है, आपकी सैलरी है 100 रुपये पर मंथ और आप खर्चा कर रहे हैं 120 रुपये। चलिए
100 रुपये आपकी सैलरी है और 120 रुपये आपके खर्चे हो जा रहे हैं, तो ये 20 रुपीज जो है, 20 रुपीज का भरपाई कहां से करेंगे आप? चाहे तो आप अपने दोस्त से ले सकते हैं 20 रुपीज, या आपके पास कोई सामान है उसको बेच के उस 20 रुपये का भरपाई कर सकते हैं। ठीक है, एक जनरल टर्म में। तो ये जो 20 रुपये जो कम रहे हैं, ये जो 20 रुपये का जो घाटा हो रहा है, यही कहलाता है घाटा। अब इसको बजट में कैसे समझेंगे? उसकी राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, ये क्या है? देखिए, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डिफिसिट का पहले हम फॉर्मूला समझेंगे और फॉर्मूला से सब कुछ समझ आ जाएगा। ज्यादा इसमें हमको ये नहीं करना है कि इसको पूरा किताबी ज्ञान इसमें नहीं देखना, हमें बस समझना है क्या होता है आपके राजकोषीय घाटा। देखिए, सरकार जितना भी पैसा खर्चा करेगी, मतलब सरकार 2,37,691 करोड़ रुपया सरकार का बजट है, बजट खर्चे हैं, सरकार यही खर्चा करेगी। मीन्स की इंक्लूडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट्स, सर बात को उसमें से घटाना है क्या? सरकार की कुल प्राप्तियां। मैंने क्या बोला? सरकार की कुल प्राप्तियां। तो अब तो फिर यही कहेंगे कि सरकार का जो प्राप्ति है उस बार 2,37,891 करोड़ रुपया है, तो घाटा कहां से लाएगा? 200 करोड़ तो फालतू हो रहा है। आप एक चीज आप ध्यान में यहाँ पे देखिए, रुकिए यहाँ पे समझिए बात को, कि सरकार जो 2,37,891 करोड़ रुपये सरकार की आ रही भाई, इसमें से सरकार उधार भी तो पैसा ले रही है ना, कुछ बोरोविंग्स तो भी ले रही है ना सरकार। मींस कैपिटल जो रिसीट है उसमें कुछ उधारी भी है, तो उधारी को हटा देते हैं, उधारी को हम अपना इनकम नहीं मानेंगे ना, नहीं मानेंगे। तो इस उधारी को जब अपना इनकम नहीं मानेंगे, उसके बाद जो भी सरकार की प्राप्तियां हैं और सरकार के जो खर्चे हैं, इनको अगर हम माइनस करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा फिस्कल डेफिसिट, दैट इज 25,885 करोड़ रुपये इस बार का फिस्कल डिफिसिट है बिहार सरकार का। ओके, मतलब बिहार सरकार को 25,000 रुपये कर्जा लेना पड़ेगा, बिहार सरकार को 25,000 रुपये बोरोविंग्स लेने पड़ेंगे अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। समझ रहे बात को? अब देखिए, जब भी फिस्कल डिफिसिट को कैलकुलेट किया जाता है तो वो जीएसडीपी के परसेंटेज में, अगर यूनियन बजट हो तो जीडीपी के परसेंटेज में। हमारा बिहार का इस बार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है, जीएसडीपी जो है, वो 7,45,310 में 7,45,310 करोड़ अनुमानित है 2022-23 के लिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 2021-22 में ये जीएसडीपी क्या है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत। और इकोनॉमिक्स में जो है उसमें भी आपको दिया होगा डाटा, ठीक है, 20 21 का 21-22 का। तो ये जब देख सकते हैं ना कि 7,45,310 करोड़ रुपए बिहार का जीएसडीपी है, और इस बार का जो बजट ये घाटा है इतना है जो कि 3.47%। तो पूछेगा सवाल डायरेक्टली यही पूछेगा कि इस बार का फिस्कल डिफिसिट हमारे जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है, तो हमारा उत्तर होगा 3.47%। ठीक है, अब देखिए ये जो फिस्कल डिफिसिट है ना, इसका एक लिमिट किया गया, प्रिस्क्राइब लिमिट है फिस्कल डिफिसिट, एफआरबीएम जो एक्ट है। ठीक है, तो राज्य सरकार का जो एफआरबीएम जो एक्ट है उसका एक लिमिट होता है। लिमिट उसका होता है कि आप इतना प्रतिशत ही राजकोषीय घाटा रख सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि एफआरबीएम की जो निर्धारित सीमा है 2020-21 के लिए 5% था, फिर 21-22 के लिए 4.5% रहा, और 2022-23 के लिए 4% है। ये आपका लिमिट है। तो कहीं ना कहीं इस बार का 4% जो लिमिट है, तो इस लिमिट के अंदर रहा बिहार सरकार। तो बिहार सरकार का जो फिस्कल आप कंडीशन देख रहे हैं अच्छा है कि सरकार है जो अपने एफआरबीएम एक्ट के अंदर काम कर रही है, अपने फिस्कल डिफिसिट को 4% के अंदर रख रही है। ओके, और इससे भी तो कम पिछला साल था। पिछला साल फिस्कल डिफिसिट 2.97% ऑफ जीएसडीपी था, जो कि पिछला साल था कि आप कितना परसेंट पे रख सकते हैं, आप 4.5% के अंदर रख सकते हैं, लेकिन पिछला साल तो और कम फिस्कल डिफिसिट था। ओके, इस बात ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो हमारा एक चीज है टर्म है वो रेवेन्यू सरप्लस, मीन्स रेवेन्यू सरप्लस या रेवेन्यू डिफिसिट बोल सकते हैं। तो बिहार एक मात्र ऐसा राज्य है, आप ये समझ सकते हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है कि
अपना जो बजट पेश करता है वो रेवेन्यू सरप्लस बजट पेश करता है। मतलब बिहार सरकार की जो राजस्व प्राप्ति हो रही है उससे कम खर्चा करती है बिहार सरकार अपने राजस्व के ऊपर। पैसा बच जा रहा है। 4747 करोड़ रुपया बिहार सरकार का इस बार का राजस्व अधिशेष है। मीन्स की फालतू पैसा बिहार सरकार के पास, मीन्स फालतू नहीं बोल सकते हैं, मीन्स की रेवेन्यू सरप्लस है। मतलब बिहार सरकार का 100 रुपया इनकम है और बिहार सरकार 80 रुपया खर्चा कर रही है रेवेन्यूज के ऊपर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम नहीं शामिल कर रहे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर। सरकार देखते हैं कि कम पेमेंट दे रही है, सरकार एम्प्लॉयमेंट को जनरेट नहीं कर रही, सरकार उतना भर्ती नहीं ले रही, तो उस तरह के सैलरीज नहीं देने पड़ रहे, सरकार का पैसा बच रहा है, बात खत्म। ओके, तो रेवेन्यू सरप्लस जो है 0.64% ऑफ जीएसडीपी। हमें जो डाटा याद रखना है उन चीजों पर ध्यान देना, ठीक है, और ज्यादा हमें और भी चीजों पे ध्यान नहीं देना। ओके, उसके बाद ये जो आप देख सकते हैं, ये जो पूरा स्लाइड है वो आपके फाइनेंशियल की बात करें, फाइनेंशियल कंडीशन दिखा रहा है बिहार राज्य का। ओके, हम तो बजट, हम तो इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे क्या हमारा बिहार का फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। ओके, फिजिकल कंडीशन क्या है बिहार सरकार का, वो अलग चीज है। और उसके बाद जो आता है पब्लिक डेट, जो पब्लिक डेट है बिहार सरकार का आउटस्टैंडिंग 2022-23 में वो 2,38,126 करोड़ रुपये हैं, जो जीएसडीपी का 31.95% है। ओके, मींस जो आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेट है, ये पूछता है हमेशा सवाल, ठीक है। उसके बाद टोटल डेट, अगर हम पूरे कुल कर्जे की बात करें बिहार सरकार का, लायबिलिटीज को जोड़ लेंगे पब्लिक अकाउंट्स एस्टीमेट के अंदर, तो 2,18,107 करोड़ रुपए हैं, जो 38.66% है जीएसडीपी का। ये सवाल पूछेगा कि व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेट एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू 2022-23, ठीक है, ये पूछ देगा। तो आप क्या बताइएगा, 31.9% ऑफ जीएसडीपी। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ओके, उसके बाद अगर हम बात करेंगे, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको फिस्कल डिफिसिट जो हमारा है इस बार का, मैं उसको ग्राफ से दिखा दूं। ये देख सकते हैं, ये, हाँ, ये हमारा है बिहार सरकार का, जो आप देख पा रहे होंगे आर्थिक परिदृश्य। ये जो जितना भी आप ग्राफ देख पा रहे हैं, जितने भी आपके जो डाटा आपको देख पा रहे होंगे, ये सारे बजट से लिए गए, ठीक है। आप बजट फाइनेंस डिपार्टमेंट जो बिहार सरकार का, उसको विजिट करिए, वहां पे आपको सारे मिल जाएंगे समरीज जो है बजट का। तो बिहार सरकार ने जो बजट जो पेश किया, तो बजट में सरकार ने जो अपनी आर्थिक वृद्धि दर बताई वो 9.7%। इतना भी कोविड का टाइम रहा, इतना कोविड का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहा, फिर भी बिहार सरकार ने जो अपनी पॉजिटिव जो ग्रोथ रेट बताई है वो 9.7% अनुमानित। मैंने क्या बोला, ये अनुमानित है, ठीक है, ऐसा नहीं कितना परसेंट ही होगा। तो 9.7%, तो सवाल सीधे पूछ देगा कि बिहार सरकार के बजट के अनुसार बिहार सरकार का आर्थिक दर इस बार कितना है, तो 9.7%। ओके, और ये नीचे देखें, ये जो मैंने बताया कि जो टोटल आउटस्टैंडिंग डेट क्या है सरकार का, वो जो 38.66% है आपके टोटल जीएसडीपी का इस बार का 22-23 का बिहार सरकार का टोटल डेट। तो आपको ये याद रखना, ये सारे डाटा परसेंटेज में याद रखिए, तो आपको उसको कैलकुलेट करने में आसानी होगी। क्योंकि एक डाटा याद रखते हैं अगर आप, जैसे जीएसडीपी अगर आप याद रखते हैं, बिहार सरकार का बजट का साइज याद रखते हैं, तो बहुत आसान तरीके से आप, मतलब कहने का ये है कि याद हो पाएगा। ओके, तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहां पे, हाँ अब देखिए एक सेकंड, हाँ चलिए, ये हमारा है कि सरकार ने जो भी एलोकेशंस किए हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट को, वो एलोकेशंस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ओके, क्योंकि सवाल यहां से आएगा सबसे ज्यादा एलोकेशंस किस डिपार्टमेंट को हुआ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कुछ ऐसे डाटा हैं जो आपको याद होने चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा जो बिहार सरकार खर्चा कर रही है इस बार, वो कर रही है शिक्षा को लेके, ठीक है। अब शिक्षा को लेके बिहार सरकार इतना जो पैसा खर्चा कर रही है, देख सकते हैं 39,191 करोड़ रुपया बिहार सरकार अपने पूरे बजट में से इतना जो पैसा खर्चा कर रही है बिहार सरकार, वो शिक्षा के ऊपर ही खर्चा कर रही है। ओके, मतलब हाईएस्ट जो एलोकेशंस हैं इस बार के बिहार सरकार का, दैट इज इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। उसके बाद आप देख सकते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट का ये खर्चा इस बार का है, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ग्राफ में दो चीज, एक ग्रीन स्कीम है और एक एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर। देखिए
जो इस्टेब्लिशमेंट और कमिटेड एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिसको सरकार निग्लेक्ट नहीं कर सकती, जिसको सरकार अवॉइड नहीं कर सकती है, ठीक है, इसको सरकार को खर्चा करना ही करना है ईएनसीओ। बाकी जो स्कीम एक्सपेंडिचर हैं ये आपके मतलब कहने का मतलब इसको भी निगलेक्ट नहीं करते, लेकिन ये ऐसे खर्चे होते हैं जैसे कि एनुअली रूप से, जैसे कि स्कीम के अंदर जैसे है इस बार के बजट में हम लोग इतना खर्चा करेंगे, इस साल इतना खर्चा करेंगे, लेकिन ये ऐसे एक्सपेंडिचर है जैसे कि अब देखो शिक्षा के अंदर खाली ऐसा नहीं ना, शिक्षा के अंदर बहुत कुछ ऐसे काम है, ठीक है, जो सरकार को करने हैं तो करने हैं, ओके, जैसे कि सैलरी देना है, ठीक है, और भी बहुत ऐसे ऐसे प्रोविजंस हैं जो उनको करना है तो करना ही है। तो ये आपके हो गए, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, हेल्थ के ऊपर। उसके बाद पंचायती राज में 4310 करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है। एनिमल एंड फिश में जो आपका मत्स्य पालन में इतने हैं, आपके एग्रीकल्चर में आपको इतने हैं। ये मैंने यहाँ पे जो आप देख सकते हैं 6 ग्राफ मैंने रखा है आपके लिए, बाकी मैंने पूरा डाटा अभी आपके सामने रखूंगा जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कितने हैं वो आप देख पाएंगे, ओके। तो यहां तक कोई देखिए सबसे ज्यादा खर्चा कहां कर रहा है, शिक्षा पे, ये आपको ध्यान में होने चाहिए। यहां पे मैंने यहां पे देखिए सेम चीजें फॉर द ईयर 2022 एंड 23 एक्सपेंडिचर फॉर दिस डिपार्टमेंट इज एस्टिमेटेड एट 39,191 करोड़। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि सवाल तो कंफर्म 100% आएगा, ओके। उसमें भी बोला है कि रेवेन्यू सेक्शन से इतना रुपया खर्चा करेंगे, उसके बाद कैपिटल से मींस कैपिटल मतलब जो 39,000 करोड़ रुपया शिक्षा विभाग को देंगे उसमें से 700 करोड़ रुपया हम लोग कैपिटल सेक्शन मतलब कहीं ना कहीं सरकार बिल्डिंग बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, ओके। उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट जो है बिहार सरकार का, उसमें सरकार इतना खर्चा कर रही है, ओके। उसमें 1761 करोड़ कैपिटल सेक्शन है, मतलब कहने का मतलब कि सरकार हॉस्पिटल बनाएगी। तो हमें रेवेन्यू और कैपिटल याद नहीं रखना है इसका, हमें बस ये डाटा याद रखना है, एजुकेशन पे इतना है, हेल्थ डिपार्टमेंट पे इतना है, रोड सेक्टर पे आपका सरकार जो खर्चा कर रही है इस बार, रोड कंस्ट्रक्शन और रूरल वर्क को अगर हम दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है, ग्रामीण विकास ग्रामीण जो कार्य हैं और जो रोड कंस्ट्रक्शन से दोनों को अगर हम जोड़ लगते हैं तो इस बार का जो प्रपोज एक्सपेंडिचर है वो 16,430 करोड़ रुपए हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ओके। अब है वेलफेयर इनिशिएटिव्स, जो आपके वेलफेयर इनिशिएटिव के लिए जो सरकार खर्चा करेगी इस बार का SC/ST वेलफेयर से माइनॉरिटीज एंड ओबीसी के लिए है, वो 12,375 करोड़ रुपया खर्चा करेगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम आगे चलेंगे, ये सारे डाटा को देख लीजिएगा कितना परसेंट खर्चा कर रही है, जैसे कि एग्रीकल्चर में 1% खर्चा कर रही है, पूरे बजट का है। जैसे अभी मैंने क्या एजुकेशन की बात हमने किया, देखिए एजुकेशन, हाँ देखिए एजुकेशन में जो सरकार खर्चा कर रही है पूरे बजट का 16.49% सरकार शिक्षा पे दे रही है, समझ बात को, शिक्षा पे दे रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे देखिए गृह विभाग में 6% गृह विभाग में खर्चा कर रही है। तो सारे डाटा को याद नहीं रखना है, लेकिन कुछ कुछ जैसे कि देखिए इंटरेस्ट पेमेंट जो ब्याज भुगतान सरकार कर रही है वो इतना 6.86% करे पूरे हमारे बजट का। तो परसेंटेज याद रखते हैं ना तो अच्छे तरीके से आपका क्या है ना कि निकाल पाएंगे वहां पे, अगर एग्जाम में आ गया तो डाटा एक्यूरेट निकाल पाएंगे और इस याद करने में भी आसान होगा। परसेंटेज 16.49% हमारा शिक्षा पे खर्चा हो रहा है, ओके। ये सारे आप देख सकते हैं जो मैंने अभी मैंने बताया वही सेम चीजें यहाँ पे, ओके। हाँ, अब हम बात करेंगे इस बार के जो बिहार बजट का जो 6 फॉर्मूलाज हैं, 6 जो सूत्र हैं, बिहार बजट जब पेश हुआ तो 6 सूत्र की बात की गई। जो बिहार का जो विकास होगा, बिहार राज्य का जो विकास होगा वो 6 स्तंभों पे, जैसे मैंने आपने देखा यूनियन बजट जो पेश होता था तो पिछले बार साल 6 पिलर्स थे, ठीक है, इस बार 4 आपके देख सकते हैं, पीएम गति शक्ति जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, सारी चीजें हैं। उसी तरह से बिहार बजट जो है उसमें 6 सूत्र बताया गया, ठीक है। अब 6 सूत्र की अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, उद्योग एवं निवेश है, कृषि एवं संबंध क्षेत्र हैं, आधारभूत संरचना है, कल्याण है। 6 सूत्र, ये 6 जो आपके डाटा हैं, ये 6 जो आपके पॉइंट्स हैं याद होने चाहिए, क्योंकि सवाल सीधे पूछेगा आपके बीपीएससी में कि इनमें से कौन नहीं है 6 सूत्र में सीधे। तो आपको 6 स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग एवं उद्योग निवेश, कृषि एवं संबंध क्षेत्र, आधारभूत संरचना, कल्याण, ठीक है। कल्याण में इसके वेलफेयर इनिशिएटिव से अलग अलग मामलों में। तो प्रथम जो सूत्र है स्वास्थ्य में, उसमें इतना करोड़ रुपया एलोकेट किया जाएगा। उसमें कोरोना के बारे में डिस्कस किया, आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि कोविड के टीकाकरण के मामले में हमारा राज्य बहुत आगे रहा,
ओके, हम लोगों ने बहुत जगह ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया 122 जगहों पे, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें बोला कि और इसको बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बिहार सरकार इस बार के स्वास्थ्य वाले सेक्टर में 16,134 करोड़ रुपए का एलोकेशन करेंगी। ओके, इसके बाद अगर हम बात करेंगे सेकंड जो हमारा है शिक्षा, तो आप लोगों ने देख ही लिया, शिक्षा के ऊपर हमें बात करना ही नहीं क्योंकि आप यहाँ पे डाटा में इसको 2-3 बार बता चुका हूँ, तो याद हो गया ऐसे। अब शिक्षा के अंदर वही चीजें हैं, कितने स्कूल खुले, कितने नए नए हायर सेकेंडरीज के स्कूल खुले, ओके, क्या डाटा मीन्स की इस बार का जो हायर जो एजुकेशन है उसमें कितना ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियोज होने चाहिए, जो पिछला साल का बजट देखे तो उसमें सारा ये डाटा था। ओके, तो इस बार हम लोग डिस्कस उस चीज को नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। उद्योग एवं उद्योग निवेश मीन्स बिहार सरकार चाहती है कि उद्योग है उस क्षेत्र में बिहार सरकार चाहती है कि बढ़े, जो निजी निवेश हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार हमेशा प्रयासरत रही है, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला, ठीक है, इस बात ध्यान रखिएगा। जैसे कि इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसीज हैं 2021 के अंदर, उसमें 151 इथेनॉल उत्पादन उद्योग स्थापित किया जा चुका है, ठीक है। तो ये सवाल पूछेगा कि सबसे पहला राज्य कौन है जिसने इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी को लागू किया, तो बिहार ही होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, और अलग अलग जगहों पे बहुत सारे चीजें जो उद्योग के लिए बनाया गया, तो इसलिए बोला गया कि इस बार 1643 करोड़ रुपया हम लोग उद्योग एवं उद्योग निवेश के लिए करेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कृषि एवं संबंध क्षेत्र, कृषि के ऊपर सरकार जो इस बार जो कृषि और संबंध क्षेत्र मतलब उसके अंदर और भी मुर्गी पालन है, उसके अंदर आपके मत्स्य पालन है, ये सारे आपके उसके अंदर आ जाएंगे। तो इस बार 7712 करोड़ रुपया कृषि एवं संबंध क्षेत्र के लिए बिहार सरकार खर्चा करेगी। ओके, पांचवा जो हमारा है आधारभूत संरचना है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें कौन कौन आ जाएगा, ग्रामीण एवं शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर आएंगे। ओके, अब इसमें बोला कि बिहार की जो आत्मा है गांव बस्ती, 80% जो जनसंख्या है गांव में निवास करते हैं, इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो बिहार सरकार है, जैसा सड़क है, बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्वच्छ जल है, इसको बढ़ावा देने के लिए और बजट में 29,749 करोड़ रुपया हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा करने वाले हैं। ओके, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब लास्ट जो पॉइंट है वो आपका है कल्याण, मीन्स की वेलफेयर इनिशिएटिव के ऊपर कितना कितना खर्चा करेगी। देखिए, तो अगर हम वेलफेयर इनिशिएटिव की बात करेंगे, कल्याण की बात करेंगे, ओके, तो देखिए ध्यान रखिएगा, हाँ 12,375 करोड़ रुपए जो हम लोग खर्चा कर रहे हैं इस बार बिहार सरकार, वो वेलफेयर इनिशिएटिव के ऊपर कर रही है। इसमें जैसे कि SC/ST हो गए हैं, ठीक है, OBC हो गए, EBC हो गए, इनके इन वर्गों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, इनके कल्याण के लिए, जैसे विकलांग होंगे, दिव्यांग होंगे, उनके लिए सरकार अलग अलग चीजें करेंगी, अलग अलग योजनाएं बनाएंगी, और भी बहुत सारी योजनाएं ऑलरेडी चल रही हैं। उनके लिए इस बार का जो एलोकेशन है 12,375 करोड़ रुपए है। ओके, यहां तक 6 फॉर्मूला समझ लिए, पूरे बजट में ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। जितना भी सवाल होगा बजट का, जैसे कि जो भी MCQ वाले सवाल बनेंगे मैं उनको ऑलरेडी मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए एक वीडियो आएगा MCQ का, उसमें 40 से 50 MCQ करेंगे और बहुत सारे बजट के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। अब जो हमारा बचता है इस बार 7 निश्चय, जो प्रीवियस ईयर जो बजट था हमारा, उसमें 7 निश्चय 2.0 लॉन्च किया गया था। अब 7 निश्चय 2.0 जो लॉन्च किया गया इस बार, सॉरी पिछला बार जो लॉन्च किया, इस बार उसमें क्या एलोकेशन है उसके बारे में समझना। इस बार जो एलोकेशन है 5,000 करोड़ रुपया 7 निश्चय 2.0 के लिए बिहार सरकार एलोकेट करेगी, ठीक है। 7 निश्चय 1.0 को भी हम लोग देखेंगे क्योंकि इस बार उसकी बात भी की गई है, लेकिन यहां पे भी हम समझेंगे 7 निश्चय 2.0 में जो अलग अलग जो क्षेत्र हैं, जैसे युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई, स्वच्छ गांव, स्वच्छ शहर, सुलभ संपर्कता, ये मैंने याद करवाने के लिए आपको बताया था कि जैसे युवा शक्ति होगा तो बिहार की प्रगति होगा। अगर आपने युवा को अगर अपने एक तरह से प्रायोरिटी दिया तो महिलाओं को भी दीजिए। महिलाओं का अगर युवा के बात ऊपर बात कर लिया आप लोगों ने, महिलाओं के ऊपर अगर आपने बात किया, तो अब हम लोग जाएंगे गांव में, खेतों की सिंचाई की बात करेंगे, खेत में सिंचाई करेंगे, खेतों को स्वच्छ बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे, शहरों को स्वच्छ बनाएंगे, विकसित बनाएंगे। अब शहरों गांव को जोड़ने के लिए सुलभ संपर्कता की बात करेंगे, ये सारे काम हो जाएंगे, देन हम लोग स्वास्थ्य सुविधा की बात करेंगे। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो 7 निश्चय में हम लोग 5,000 करोड़ रुपया हम लोग इस बार बजट से हमारा प्रावधान है, और अलग अलग क्षेत्र में क्या है ये डाटा को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
इसको देख लिया। और ऐसे भी हम लोग एमसीक्यू करवाएंगे, उसमें 4-5 बार रिपीट करेंगे, ऐसे याद होगा। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो बिहार बजट में जो जो मेन चीजें थी, मैंने आपको बहुत सारे चीजों को आपके इसमें मैंने आपको बता दिया। अब कुछ ऐसे टर्म्स जो बच गए, मींस कि एमसीक्यू फॉर्मेट में मैं करवा दूंगा, उसके लिए डोंट वरी, उस चीज के लिए परेशान नहीं होना है। प्रीलिम्स के लिए इतना इनफ है। 4 से 5 सवाल आएंगे, और कौन कौन से सवाल आएंगे रिपीट करते हुए मैं उसको करवा दूंगा आपको, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। और बहुत सारे बजट के अंदर, जैसे पिछले साल के बजट में जू था, राजगीर सफारी था, स्टेडियम की बात की गई थी, लेकिन इस बार उतने सारे चीजें आप नहीं देख पाएंगे, उतने सारी चीजें, क्योंकि इस बार जो आप देख सकते हैं कि 6 सूत्र हैं, वही मेन है, वही आपको ध्यान में रखना है, वही आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोगों ने ऑलरेडी, हम लोगों ने जितने भी ग्राफ थे, आई थिंक मैं देख लूं एक बार, छूट तो नहीं गया। हाँ, हम लोगों ने सारे ग्राफ के ऊपर हम लोगों ने बात कर लिया। हम लोगों ने सारे कहाँ कहाँ कितना खर्चा हो रहा है, कितना रेवेन्यूज के ऊपर हम लोग खर्चा कर रहे हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। हाँ, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे हाँ, चलिए, तो ये सारे डाटा, ये सबसे जो आप ये स्लाइड देख रहे हैं, ये स्लाइड तो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से एक सवाल टपकेगा, 100% टपकेगा, ये इसको जरूर देखिएगा। ठीक है, उसके अलावा हाँ, तो चलो बाकी जो बचा खुचा है उसको हम लोग कर लेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो बिहार स्पेशल होगा प्रीवियस ईयर, क्योंकि बिहार स्पेशल प्रीवियस ईयर हमारा जो 3 वीडियो बचा हुआ 45 डे सीरीज में, उसमें हम लोग कर लेंगे। उसके बाद इकोनॉमी सर्वे कर लेंगे, और उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। फिर हमारा प्रीलिम्स के लिए काफी डोज हो चुका है, और जो 70 डेज प्लान चल रहा है उसमें भी आप लोगों को करना है, उसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। पीडीएफ के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट आपको उस कोर्स को परचेज करना पड़ेगा बिहार स्पेशल को, तो भी वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते तब तक के लिए धन्यवाद।